तो बेटा जो चैप्टर अभी हम करने जा रहे हैं वो है वेक्टर्स। क्या है बेटा? वेक्टर्स। वेक्टर्स काइनेमेटिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेक्टर्स के बारे में बेटा हम पहले भी जो चैप्टर हमने किया था मोशन, उसके अंदर हम पढ़ के आए हुए थे। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले ये बात आती है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम नाप सकते हैं। क्या नाप सकते हैं? जैसे कि बेटा टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, है ना, और बताओ फोर्स हो गया। ठीक है, इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम नाप सकते हैं, वो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास किस तरह की हैं? दो तरह की होती है, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। फिर दोबारा वेरी गुड बेटा। स्केलर का मतलब होता है स्केल, स्केल का मतलब होता है जिसे नापा जा सके, जिसे ना, क्योंकि बेटा स्केल का यूज़ करके हम नापते हैं ना ये चीज़ को, है ना। तो स्केल का मतलब क्या है? किसी को जिससे नाप सके। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा वेक्टर। वेक्टर का मतलब है जिसे नापा भी जा सके और जिसकी डायरेक्शन भी पता हो, कि मतलब वो कहाँ जाएगा, उसकी दिशा भी हमें पता हो। और थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए। जैसे बेटा स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ उसे नापा जा सकता है, एक वैल्यू होगी उसके पास, लेकिन वो किस डायरेक्शन में होगा वो नहीं पता होगा। जैसे टाइम है बेटा, मैं बोलता हूँ घड़ी में 1 बजा है, क्या मैं बोलता हूँ पूरब दिशा में 1 बजा हुआ है? या मैं ऐसे बोलता हूँ मेरी घड़ी में नॉर्थ की डायरेक्शन में 12 बजे का टाइम हो रहा है, ऐसा बोलता हूँ? नहीं बोलते ना। मास है बेटा, मास बोलता हूँ, मास मतलब वेट हो गया किसी का। केजी में जैसे मैंने बोला कि भाई तुम्हारा मास 1 kg है, वैसे ज़्यादा ही कम बता दिया। मान लो तुम्हारे हाथ में कोई चीनी है, चीनी की थैली है, वो 1 किलोग्राम है, तो क्या मैं बोलता हूँ तुम्हारे हाथ में जो थैली है ना नॉर्थ डायरेक्शन में उसकी वेट 1 किलोग्राम है? तो बेटा डायरेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं। टेम्परेचर, स्पीड, ये क्या है बेटा? हमारे स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब वेक्टर क्या होते हैं बेटा? जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी को याद कर लो बस, जिसे ये याद रहता है ना कि V फॉर वेक्टर, V फॉर वेलोसिटी, बस। फिर वेलोसिटी से बनने वाले सारे फॉर्मूलों के अंदर वेलोसिटी के साथ बेटा क्या घुसता चला जाता है? वेक्टर घुसता चला जाता है। जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है क्या? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन होता है बेटा। तो एक्सेलरेशन में भी आगे वेलोसिटी, ये भी होगा वेक्टर। फोर्स क्या होता है बेटा? हाँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में फिर से वेलोसिटी घुस गई, तो ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो जैसे मान लो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम फोर्स का F लिखते हैं और उसके ऊपर एक एरो बना देते हैं। ये एरो ही रिप्रेजेंट करता है कि ये बेटा एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिस पर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड तो है ही है। विदाउट मैग्नीट्यूड तो कोई फिजिकल क्वांटिटी हो ही नहीं सकती। मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो नापोगे कैसे, है ना। अब मैं बोलूँ हैप्पीनेस, खुशी, क्या खुशी की कोई मैग्नीट्यूड हो सकती है? तुम क्या बोलोगे? यार मैं बहुत खुश हूँ, क्या ऐसे बोल सकते हो मैं इतना किलो खुश हूँ या इतना सेंटीमीटर खुश हूँ? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि बेटा कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। बस ये कह सकते हो आज मैं बहुत दुखी हूँ या आज मैं बहुत सुखी हूँ। हाँ, तो नहीं हो सकते ना, फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है ना, बात खत्म। अगला देखो बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या वेक्टर्स को जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। जैसे कि अगर सेम डायरेक्शन के अंदर हो, क्या हो? अगर डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, है ना। जैसे कि मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, उसका नाम A है, और दूसरा भी उसी के साथ जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, B है। तो दोनों को अगर जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? A को B से प्लस कर देंगे, बात खत्म। ठीक। अब बेटा एक बात याद रखना कि भैया आप बोलोगे भैया सीधा वेक्टर पे क्यों गए, स्केलर के अंदर जोड़ घटा नहीं होता क्या? तो बेटा स्केलर तो बिल्कुल नंबर है, उसके अंदर तो कोई डायरेक्शन की बात है ही नहीं। तो कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ पर तो ये मुद्दा बनता ही नहीं है ना। वहाँ तो बस ये है, अच्छा भाई इतना फोर्स है 30, ठीक, मास निकाल कर दिखाओ। अगर एक्सेलरेशन दे रखा है तो सीधी सीधी बेटा वही मैथमेटिक्स जो सिंपल होती है वो वही होती है, प्लस माइनस। उसमें कोई बेटा क्या है, कोई भी हिडन ट्रिक है ही नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है वो तो। लेकिन वेक्टर में दिशा जब घुस जाती है, डायरेक्शन घुस जाती है, वो इस मैथमेटिक्स को थोड़ा सा टिपिकल बना देती है। डिफिकल्ट नहीं कह सकते, टिपिकल कह सकते हैं। टिपिकल से मतलब थोड़ा अलग बनाते हैं। यही हो अगर वो दोनों डायरेक्शन अपोजिट कर लें तो मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कैसे बन जाए? 180। अभी तो 0 बन रहा था, साथ साथ जा रहे थे। 180 मतलब एक तो जा रहा है इस तरफ और एक जा रहा है उसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन, 180 डिग्री एंगल बन गए। अब यहाँ पर इन दोनों का एडिशन कैसे होगा बेटा? ये एडिशन नहीं होगा, अब होगा A - B। क्या होगा? A - B होगा।
ठीक है। अच्छा बेटा, तीसरी ऐसी कंडीशन हो जाए जिसके अंदर कोई भी अलग एंगल बन रहा हो, ना 0 ना 180, इससे कुछ भी अलग बन रहा हो, जैसे कि मान लो ए इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है, या कुछ भी अलग अलग रैंडम डायरेक्शंस हो सकती हैं। तो बेटा उसके अंदर, इस तरह की कंडीशन के अंदर उनका एडिशन करने का जो रूल है वो है बेटा ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर ए है ए वेक्टर और यहाँ बी है बी वेक्टर, उन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसे कॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और थीटा होगी उस एंगल की वैल्यू। हाँ, तो बेटा ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, बस कॉस थीटा उसके साथ आकर जुड़ गया है और टोटल का अंडर रूट है। एक बेटा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक बॉक्स है, क्या है, एक बॉक्स है। उस बॉक्स पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है 100 न्यूटन का, देखो ऊपर की डायरेक्शन में, एक लग रहा है 10 न्यूटन है, सॉरी 10 न्यूटन का ऊपर की डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का नीचे की डायरेक्शन में। उन दोनों फोर्स के बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स निकालो इन दोनों के वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। अब बेटा बच्चे भी पूछेंगे भैया रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है किसी पर फोर्स लगाने से जो उसके अंदर मूवमेंट आएगी वही रिजल्ट होता है, उसका रिजल्टेंट होता है। जैसे इसके बारे में और मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मान लो एक बॉक्स है ये, ठीक है। अब बेटा मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दी यहाँ से 10 न्यूटन की, और यहाँ से भी एक दूसरी तरफ से एक मेरा दोस्त बराबर में फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन की। अब बताओ बेटा यहाँ पर ये मूवमेंट होगी किस तरफ? ये बक्सा जाएगा कहाँ? ये बक्सा ये बेटा हाँ 5 न्यूटन की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा 5 न्यूटन 10 न्यूटन को रोक नहीं पाएगा। तो डायरेक्शन देखो, दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, लेकिन मूवमेंट कहाँ होगी? रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पर ये 10 न्यूटन ही होता तो बेटा ये तो कुछ भी नहीं होता, ये बक्सा यहीं कहीं खड़ा रह जाता, क्योंकि सेम फोर्स लग रही होती है, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि बेटा डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो सबट्रैक्शन होता है। क्या होता है? सबट्रैक्शन होता है। अभी सबट्रैक्शन करके दिखा दिया ना यहाँ पे, ठीक है बेटा। लेकिन जब बेटा डायरेक्शन क्या हो, इस तरह की हो, कुछ भी अलग अलग रैंडम डायरेक्शन हो, ठीक, तो बेटा यही फॉर्मूला हमें लगाना होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने पुट कर दिया। तो बेटा यहाँ पर खुद दे रखा है, पहला जो फोर्स जो वो दे रखा है 10 न्यूटन, है ना। पहला जो फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन, दूसरा भी 10 न्यूटन। ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और कॉस की वैल्यू दे रखी है बेटा 60। कॉस 60 होता है कितना? 1/√2, ठीक है। अभी से बेटा सॉल्व करो, ये 100 + 100 200, यहाँ अंडर रूट से बेटा ये √2 घट गया, 2 से बेटा 100 कटा तो 200, 2 इंटू 100 200 हुआ, 2 से घटा तो 100 बचा, 200 + 100 अंडर रूट में आया 300 न्यूटन फोर्स आपका आ गया। बात समझ में आया? ओके बेटा। रिजल्टेंट बेटा याद रखना, कभी भी अगर क्रॉस चेक करना हो ना क्वेश्चन अपना, क्या करना हो? क्रॉस चेक करना हो तो रिजल्टेंट हमेशा मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में ही आएगा। आप बोलोगे भैया समझ नहीं आया, तो मान लो जो भी दो फोर्स रखी हैं, ए दे रखी थी और बी दे रखी थी, उन दोनों को एक बार काट लो तो जो वैल्यू आई उसे बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, और उन्हीं दोनों को आपस में प्लस कर लो, जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो आपका जो भी रिजल्टेंट आएगा, जो भी आंसर आएगा वो बेटा मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर ही आएगा। इससे बड़ा आ जाए तो उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर लेना, इससे कम आ जाए तो भी सॉल्व कर लेना कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तुमने गड़बड़ की होगी, और बीच में आया है तो इसका मतलब ओके है, आगे निकल जाना। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब जरा कुछ और लॉज देखते हैं, वेक्टर एडिशन के कुछ लॉज हैं, ठीक। उन लॉज के अकॉर्डिंग वेक्टर को सॉल्व किया जाता है। पहले लॉ को बोलते हैं ट्राइएंगल लॉ, दूसरे को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, और थर्ड को बोलते हैं पॉलीगन लॉ, ठीक। अब आप बोलोगे ये है क्या? तो बेटा जब दो वेक्टर्स होते हैं ना, मान लो कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं आपको, ए और बी, कुछ भी नाम हो सकता है, खाली दो हों, उन दोनों को ही जब जोड़ना हो तो वो दो तरीके से जोड़ सकते हैं, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से या पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से। ट्रायंगल से सॉल्व करना या पैरेललोग्राम से सॉल्व करना, आंसर हमेशा एक ही आता है। तो फिर बोलोगे भैया दोनों लॉ दे क्यों रखे जब आंसर एक ही आता है? तो क्योंकि बेटा स्पेशल पूछा जाता है कि पैरेललोग्राम से सॉल्व करके दिखाओ, या बोलते हैं कि ट्रायंगल से सॉल्व करके दिखाओ, तो वहाँ तो आप फंस जाओगे ना। तो इसलिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए। लास्ट मेथड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के अंदर होता है बेटा जब दो से भी ज़्यादा आपको क्या दे दें, वेक्टर दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, वहाँ पर पॉलीगॉन का यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब जो वेक्टर होता है ना, एक्चुअली उसकी मैंने बताया था किसी के ऊपर भी ये फोर्स है, मान लो इसके ऊपर मैंने ये एरो बना दिया तो ये वेक्टर क्वांटिटी शो करता है। तो जो एरो होता है इसके दो पार्ट होते हैं एक्चुअली, एक होता है इसका हेड, सर, और एक होता है इसकी टेल, मतलब बैक। आसान है याद करना, ठीक है।
अच्छा तो बेटा आप पढ़ते हैं सबसे पहले ट्राइंगल लॉ। क्या पढ़ते हैं बेटा? ट्राइंगल लॉ, है ना। तो ट्राइंगल लॉ के अंदर मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि क्या यूज करते हैं हम? दो वेक्टर, सिर्फ दो वेक्टर यूज करते हैं। मान लो यहाँ पर एक वेक्टर था ए और एक था बी, है ना। डायरेक्शन क्या है बेटा? एक दूसरे से चल रहे हैं, कहीं इधर उधर हैं, अपोजिट की बात नहीं करते, बस दे रखे होते हैं, उनको दोनों को जोड़ना होता है। कैसे करते हैं? वो कहीं भी हो, क्या कहीं भी हो। हमारा रूल ये कहता है ट्रायंगल कि पहले वाले वेक्टर का हेड, मतलब एरो का हेड ये होता है, और दूसरे वाले के टेल को जोड़ देना आपस में। पहले वाले की हेड को, ये मान लो ये हेड है, और दूसरे वाले की टेल, मतलब इसको, ये पीछे वाले की टेल को उसके पहले वाले के हेड से, ये ए है और ये बी है, इन दोनों को आपस में जोड़ के ऐसा बना देना, तो बेटा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें ट्रायंगल बनाना होता है, हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना होता है? ट्रायंगल। तो हम सीधा सीधा तो ऐसे जोड़ेंगे तो ट्रायंगल बनेगा कैसे, है ना। तो ये दो लेंथ बनानी पड़ती हैं। तो ये मान लो ए और बी अलग अलग घूम रहा था, हमने ए को बी की टेल से जोड़ दिया, और अब क्या होगा? जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, इन दोनों फोर्स की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। और इसकी वजह से क्या हो गया? ये देखो, इसकी वजह से क्या बना? एक ट्रायंगल जैसी फॉर्म स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो बेटा ये जो ट्रायंगल तैयार हुआ, इसी को ट्रायंगल लॉ कहते हैं। और याद रखना, रिजल्टेंट जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, अगर कोई पूछे तो वो हमेशा जो ओरिजिनल फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी, अपोजिट होगी, याद रखना। ठीक है बेटा। सेकंड है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। क्या है? पैरेललोग्राम लॉ। बेटा यहाँ पर क्या अलग है? यहाँ पर ये अलग है कि पूंछ से पूंछ पकड़ी जाती है, क्या? टेल से टेल को जोड़ देते हैं। यहाँ पर हेड टेल वाला नहीं होता। हेड हो या टेल हो, ये तो जुड़ती है जी ट्रायंगल में, सीधा सीधा काम। लेकिन पैरेललोग्राम में होती है पूंछ से पूंछ पकड़ते हैं, टेल टू टेल। तो यहाँ पर ए था, ए की टेल से बी की टेल मिला दी, और ऐसे मिलाई कि रिजल्टेंट आया बीचों बीच। तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन, यहाँ पर इमेजिनरी डॉटेड लाइन, ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। क्या बन गया? पैरेललोग्राम। और टेल टू टेल जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ से ये काम हो गया। ठीक है बेटा। पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ जो होगा जिसके अंदर बेटा दो से ज़्यादा हमारे वेक्टर्स होंगे। तो ये मान लो ए था, यहाँ बी था, और ये तीसरा आ गया सी। क्या आ गया? सी। और पैरेललोग्राम लॉ तो बिल्कुल ही कैसा है? बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करेगा। यहाँ पे हम टेल टू हेड जोड़ेंगे, और यहाँ पर क्या आया बेटा? तीन तो एक दूसरे के आगे पीछे जुड़ ही रहे थे, ए बी और सी। और बेटा हमारा क्या है? रिजल्टेंट। और देख रहे हो रिजल्टेंट कैसा होता है? फोर्स की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में आता है। यही बेटा हमारा पॉलीगॉन लॉ है, बस। ठीक है। अगला देखो बेटा, हमें पढ़ना है बेटा टाइप ऑफ वेक्टर्स। क्या बेटा? टाइप ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा सबसे पहला वेक्टर है इक्वल वेक्टर। क्या? इक्वल वेक्टर। बहुत आसान है बेटा, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हों बराबर। इसका मतलब दोनों एक ही साइज के हों। या ये मान लो अगर ये 10 न्यूटन की फोर्स है तो ये भी 10 न्यूटन होगा, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, सब कुछ बराबर होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बराबर होगी, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, वही है इक्वल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है भाई? नेगेटिव वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। जैसे कि 10 रुपये तुम्हें भी मिले, 10 रुपये तुम्हारे भाई को भी मिले, लेकिन तुम तो गए पन्ना लाल की दुकान पे और वो गया हीरा लाल की दुकान पे, है ना। डायरेक्शन क्या हो गई? अलग अलग हो गई। अगला है बेटा पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर। बेटा पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि आपको किसी भी पार्टिकल की क्या बताएगा? एक्चुअल पोजीशन बता देगा। कहाँ? कार्टेशियन प्लेन पर। कार्टेशियन प्लेन पता ना, एक्स वाई प्लेन, है ना। सॉरी गलत बना दिया भाई, एक्स वाई प्लेन पे या कार्टेशियन प्लेन पे बेटा आपको क्या बता देगा? उसकी एक्चुअल पोजीशन बता देगा, तो वो पोजीशन वेक्टर हो गया। याद रखना कहाँ से बताता है पोजीशन? हमेशा ओरिजिन से बताता है। क्या? ओरिजिन। ये मान लो ये मेरा पॉइंट 1 है, तो इसकी ओरिजिन से 0 से ये होगी इसकी डायरेक्शन। और ये रिजल्टेंट क्या है कि बेटा उसकी एक्चुअल पोजीशन है क्या, कितनी है, कितनी दूर है, ये सब कौन बताएगा? इसका रिजल्टेंट वेक्टर। और वो क्या है? R1। और कोई पॉइंट 2 है तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? R2। कोई दिक्कत? पोजीशन वेक्टर कहाँ से जुड़ेगा? हमेशा ओरिजिन से जुड़ेगा, हमेशा याद रखना है इसमें।
चलो बेटा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बताता है कि कोई पॉइंट अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो गया। मान लो ये P1 पहले कोई पॉइंट यहाँ पर था, धीरे धीरे खिसक के यहाँ पहुंच गया P2 पे। कोई पार्टिकल P1 पोजीशन पर था, कहाँ पहुंच गया? P2 पर पहुंच गया। तो पहले जहां था वहां की अगर हम पोजीशन निकाले तो पोजीशन वेक्टर का यूज करेंगे जो भी पहले पढ़ा था। तो ओरिजिन से लाइन खींचेंगे और रिजल्टेंट हमें बता देगा R1। और बेटा पॉइंट 2 देखेंगे तो फिर ओरिजिन से देखेंगे तो इससे क्या मिलेगी? पॉइंट R2। तो इससे क्या मिल गया? पॉइंट मिल गए। कि पॉइंट्स हैं क्या, पार्टिकल के पॉइंट है का कार्टेशियन प्लेन पे पोजीशन है क्या, और कितना मूव हुआ, कितना मूव हुआ, तो कितना डिस्प्लेसमेंट आया। तो वो किससे पता चलता है? कैसे? रिजल्टेंट 1 and 2, रिजल्टेंट 1 and 2। बस अब बेटा इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको R1 और 2 मतलब 1 से 2 पर जो मूव हुआ उसे निकालने का तरीका ये है कि सेकेंड रिजल्टेंट में से फर्स्ट को माइनस कर देना, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, काम हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब है बेटा फ्री वेक्टर। क्या है? फ्री वेक्टर। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड विदाउट चेंजिंग इट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, मान लो एक वेक्टर था मेरे पास, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। कहाँ है? मान लो पूरब की तरफ है। कहाँ पे है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो बेटा हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसे उठाकर नीचे रख सकते हैं, नीचे ले आए। इसे उठाकर और आगे रख सकते हैं, उठाकर पीछे भी रख सकते थे, ऊपर भी। लेकिन बेटा इसका जो हेड है, इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यही फ्री वेक्टर है। क्या है? यही फ्री वेक्टर है। ठीक है। अच्छा, इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है एंगल फाइंड करना। किसका? दो वेक्टर्स के बीच में दो एंगल बनेगा, उसको फाइंड करने का काम फ्री वेक्टर करता है। अब फ्री वेक्टर का बेटा पोजीशन जो लॉ है, वो लॉ क्या है बेटा? इसको कैसे जोड़ते हैं? टेल टू टेल जोड़ते हैं। पैरेललोग्राम याद आ गया ना? हाँ, पूंछ से पूंछ पकड़ना। हाँ, बस इसको याद रखना बेटा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। एक जरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, या एग्जाम्पल बोल लो आप। मान लो एक मेरे पास फोर्स, हाँ ये देखो बेटा, हाँ ये देखो बेटा, एक हमारे पास ये रहा, क्या है? वेक्टर। और एक वेक्टर बेटा ये रहा, ए और बी। बीच में बेटा क्या है? 90 डिग्री। क्या है बेटा? 90 डिग्री। अब ये दे रखा है बेटा कि इस प्लेन से वेक्टर बी ने एंगल बना रखा है 30 का। कितना? तो ये बचाव कितना होगा? तो ये 90 में से 30 और दोनों को प्लस कर दो बेटा। हाँ, तो ये हो गया 120 हो गया ना बेटा। ये हो गया 90 और ये 30 हो गया 120। क्या हो गया? 120। बेटा एंगल फाइंड करना था। क्या? एंगल फाइंड करना था, है ना? देखो क्या करेंगे? टेल से टेल जोड़ दो। क्या करो? टेल से टेल जोड़ दो। भाई मेरा तो लॉ यही कहता है, मैं यही सीख के आया हूँ। कुछ भी दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, दो वेक्टर दे रखे, क्या करोगे? टेल से टेल जोड़ देना। फ्री वेक्टर में एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना? टेल से टेल जोड़ देना। और टेल से टेल जोड़ने का तो यही तरीका है बेटा। एक हाँ ओरिजिन से, वो बेटा टेल से टेल जोड़ दी। क्या? टेल से टेल जोड़। लेकिन एक चीज याद रखो, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। ये देख रहे हो? देखो ये ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा था, ये अभी भी ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। ये आगे की तरफ मूव कर रहा था ए, और ये अभी भी आगे की तरफ ही मूव कर रहा है। बस मैंने क्या किया? ए को उठाकर आगे रख दिया ताकि बी की टेल और बी ए की टेल मिल जाए। ठीक। लेकिन डायरेक्शन में चेंज नहीं आया। याद रखना, क्या डायरेक्शन में चेंज बेटा नहीं आया। बस समझ में आ गई? इसमें बस भैया एंगल फाइंड करना था। हाँ, अब एंगल देखो कैसे निकल के आएगा। अब बेटा ये देखो, अब मैं यहाँ ले आया। अब ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक। और बेटा ये वाला एंगल दे कितना रखा था? बी 30। अब बेटा ये टोटल बस 90 बचा। 90 में से 30 तो बी ही है। तो भैया हाँ, तो 90 में से 30 घटाया, बचा 60। तो रिजल्टेंट 60 आ गया। निकल कर मेरा आंसर आ गया। बस यही था बेटा। अगला है बेटा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी वैल्यू यूनिट हो, जिसकी वैल्यू 1 हो। क्या हो? 1 हो। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। ठीक। तो ये काम किसके आता है भाई? इससे पहले मैंने पढ़ा था इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था? फ्री वेक्टर पढ़ा था। तो मेरा फ्री वेक्टर तो मुझे क्या बताता था? एंगल बता देता था।
दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर देता था पोजीशन हटा हटा के। ये यूनिट वेक्टर क्या बताता है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता देता है। क्या बताता है? डायरेक्शन बता देता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। क्या बता देता है बेटा? डायरेक्शन बता देता है। हाँ, और याद रखना इस यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है? टोपी। क्या है? टोपी। अब तक एरो आता था ना, तो जिसके ऊपर डायरेक्शन वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर लग जाए तो बेटा वो डायरेक्शन भी बताने लग जाए तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? टोपी या कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप। अगर मैं बोल रहा हूँ ए कैप, इसका मतलब क्या हो गया? ए इज ए यूनिट वेक्टर। तो ये टोपी पहना देता है लोगों। क्या करता है? 1 रुपए में टोपी पहना देता है। यूनिट मतलब 1, 1 रुपए में क्या कर दी? टोपी पहना दी। ऐसे याद रखना। इसका रिप्रेजेंट कैसे है? ए कैप। ए कैप की वैल्यू निकलती कैसे है बेटा? ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ये मैग्नीट्यूड को मोड में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि बेटा मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या? नेगेटिव नहीं होता। कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए मोड में रखा है। अगर ये बात ध्यान न रहे तो ये फॉर्मूला रखो, और ये बात याद रहे कि भैया नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रहती है तुम्हें, तो इस तरीके से भी फॉर्मूले को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने की, या ए यूनिट वेक्टर की बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका क्या है? ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड जो होता है ये कैसे निकालूं? अगर गिवन ना हो, अगर क्वेश्चन में बेटा ये दे ही ना रखा हो, फाइंड आउट करके दिखाओ भैया, बस ये दे रखा हो ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर की क्या निकालो? ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब उसके तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। हाँ, बस उनका स्क्वायर अंडर रूट में कर देना, आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देखो बेटा क्या दे रखा है? एक्स वाई प्लेन दिखा रखा है, तो आपको पता ही है एक्स होता है, ऊपर की तरफ अपना वाई होता है, और नीचे एक थर्ड प्लेन जिसको हम जेड बोलते हैं, हो गया 3D प्लेन। क्या हो गया बेटा? 3D प्लेन। ठीक। एक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, आई यूनिट वेक्टर से। किससे? आई यूनिट वेक्टर से। तो वाई को जे यूनिट वेक्टर से, और जेड को के यूनिट वेक्टर से। आई जे के। आसान हो गया याद करना, समझ में आया? ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से क्या यूनिट हमको वेक्टर्स दिए होंगे हमेशा। तो बेटा एक देखो, एक वेक्टर दिया हुआ है एक्स वाई जेड की पोजीशन के हिसाब से। क्यों बेटा? वो है कहाँ पे, कोई पॉइंट है कहाँ पे। तो अभी तक तो एक्स वाई प्लेन वाला ही समझ में आया था, एक्स और वाई के प्लेन में। तो यहाँ पर बेटा जेड भी दिखाई देगा, तो आई जे और साथ में के भी आपको दिखाई देगा। यही रहेगा आई जे, यही रहेगा, यही तरीका है। एक्स वाई जेड ही तो होता है ना। हाँ। तो आई जे के ही तो होगा, क्योंकि एक्स क्या है? आई, जे क्या है? वाई, और के क्या है? जेड। ठीक है। तो ए क्या दे रखा है? ए दे रखा है हमको वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k, और एक बी वेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है? 1i प्लस 2j प्लस 1k कैप। और कैप कैप बोलना याद करना शुरू कर दो। हाँ, तो कैप बोलते हैं इसको, यूनिट वेक्टर बार बार बोलने की जरूरत है, कैप बोलो से 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है। ये बोल रहा है यूनिट वेक्टर फाइंड कर कर दिखाओ। क्या? यूनिट वेक्टर फाइंड करके दिखाओ अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो। क्या? जोड़ दूं तो। कोई बात नहीं भाई, जोड़ दे, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को हम क्या करें? जोड़ लें। तो बेटा जोड़ने का यही तरीका है, आई वाले को आई के साथ जोड़ दो, जे वालों को जे वाले के साथ जोड़ दो, के वालों को के वाले के साथ जोड़ दो, तो a प्लस बी आ जाएगा। जैसे कि आई को जोड़ा तो क्या था? 2 और 1, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3i। यहाँ पर क्या है? माइनस 3, और ये क्या है? हाँ, -3 और 2 है ना, तो बेटा क्या हो गया? माइनस हो गया ना। हाँ, तो माइनस का 1j और प्लस 4k प्लस 1k 5k आ गया। ठीक है बेटा, आ गया। ओके भाई। अब यूनिट वेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला था भाई? यही था, जो भी वेक्टर दे रखा हो वो ऊपर, अपॉन में उस वेक्टर का, उस वेक्टर का नीचे बेटा मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड फाइंड, ये तो मुझे पता है a प्लस बी क्या निकल कर आया, वो तो ये निकल कर आया, मैंने रख भी दिया। लेकिन a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं किया। कैसे करते हैं? तो बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक। हाँ, तो अब बेटा ये जरा देखो, तो a प्लस बी वेक्टर है क्या? ये रहा मेरा 3i माइनस 1j प्लस 5k कैप, ये तो निकला था। तो बेटा इसके अंदर लगाते जाओ। x मतलब क्या? i, क्या दे रखा है? मैग्नीट्यूड 3। ठीक है। y मतलब j मतलब -1 है ना, और k मतलब z मतलब 5 प्लस 5 का स्क्वायर।
क्या निकला है 9 + 1 + 25, आंसर आया 35। और बेटा निकालेंगे तो अप्रॉक्स का आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 5.9। क्या आएगी 5.9। यहाँ बस बेटा पुट कर दो, यहाँ क्या कर दो बेटा पुट कर दो। लो मैंने पुट कर दिया, तो 3i कैप माइनस 1j कैप प्लस 5k कैप अपॉन में 5.9, और इसको खोल के लिख दो तो सबके नीचे 5.9 अपॉन में लिख दिया। यही आपका क्या यूनिट वेक्टर का बेटा आंसर है। तो बेटा जो बच्चे स्क्वायर रूट सॉल्व करना नहीं जानते, जैसे कि अभी हमने फिजिक्स के अंदर बेटा एक क्वेश्चन किया था जिसका आंसर आया था अंडर रूट में 35, तो 5.9 निकल कर आया। अब बच्चों ने क्या किया, ऑक्सीजन मास्क लगाया और अस्पताल में भर्ती हो गए, आईसीयू में। क्यों? उन्हें यही नहीं पता कि बेटा स्क्वायर रूट करते कैसे, सिंपल याद कर रखे हैं। तो बेटा 7th क्लास 8th क्लास 6th क्लास में स्क्वायर रूट सिखाए जाते हैं। आप सीख लो, आते हैं तो नहीं, और नहीं आते तो बेटा फिर सीख लो, और अगर आते हैं तो क्वेश्चन को शार्प कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा 144। हम जानते हैं कि 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। फाइंड आउट कैसे करते हैं? देखो फाइंड आउट करने का तरीका होता है बेटा, इसमें जैसे हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में हम क्या ग्रुप बनाते हैं, एक एक का ग्रुप बनाते हैं, एक एक को नीचे उतारते हैं। कोई डबल कट जाए तो कट जाए, नहीं तो एक एक को नीचे उतारते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हम डबल का ग्रुप बनाते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने 144 में डबल का ग्रुप बनाया तो एक अकेला रह गया ना, तो इसका मतलब एक को अकेले ही काटना है। तो बेटा 1 को किससे काटा जा सकता है? तो ये देख लो टेबल कैसे बनाया, और अब देख लो 1 को किससे काटा जा सकता है? तो 1 को सिर्फ 1 से ही काटा जा सकता है। ठीक है, तो 1 1 जा 1, तो बेटा 1 जिससे काटा, जिस नंबर पे काटा उसे ऊपर लेते हैं, और जो आंसर आया जैसे 1 1 जा का आया 1, उसको नीचे रखते हैं। ठीक, और फिर इस 1 को इसके नीचे भी एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 से 1 कटा तो कुछ भी नहीं बचा। अब बेटा जो पेयर है पूरा का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा, 44 हो गया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 1 + 1 क्या हो गया? 2। और अब मेरे पास उस ऊपर को भूल जाओ, अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर आया 44, यहाँ पर आया 2। तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसा नंबर लूँगा जिससे कि अगर इस ऐसा नंबर लूँगा और उसको नीचे भी लिखूँगा, और उसकी जब मल्टीप्लाई करूँ इस पूरे जो कॉम्प्लेक्स मेरा तैयार हुआ उससे ये नंबर कट जाना चाहिए। तो मैंने लिया 1, तो अगर मैं 1 लेता तो 2 1 21 1 या 21 होता, नहीं कटता। फिर मैंने लिया 2, तो फिर नीचे लिखा 2, नीचे लिखना ही पड़ता है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये कट गया। और आगे बढ़ता, वैसे कट गया। अगर बढ़ता तो क्या करते, 2 और 2 को आपस में प्लस कर देते, तो ये 24 होता। फिर कोई नया नंबर लेते तो उसे यहाँ पर लिखते, सपोज 1 लेते उसे यहाँ लिखते, और फिर क्या करते, और मान लो 1 पे ही मल्टीप्लाई करते तो उसे यहाँ लिखते। और अब मैंने यहाँ 2 से सॉल्व किया तो यहाँ 2 लिख दिया, 12 पे बेटा 0 हो गया, तो 12 इसका आंसर हुआ। मान लो ये नहीं कटा, मान लो सपोज, तो यहाँ 1 लेते तो बेटा यहाँ भी हम 1 लिखते। फिर क्या करते, इसकी मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ 2 4 1 ही आता, और फिर इसे प्लस करके फिर नीचे आ जाते 2 4 2, और फिर कुछ नंबर इसके आगे लेते और फिर उसकी ऐसे ही मल्टीप्लाई करके यही सिस्टम चलता रहता है। अगला बेटा देखें तो 13 का करके देखो हमें, हाँ 169 का, तो 169 का 13 होता है, हमें पता है 13 होता है। कैसे किया, 2 का पेयर बनाया तो 69 का एक पेयर बना, 1 का एक पेयर बन गया। तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिससे भी हम लेते हैं वही नंबर नीचे लिख के प्लस करते हैं, तो 1 बना गया 2। यहाँ बचा मेरा पूरा पेयर उतरेगा, पेयर उतरता है डबल, तो अगर यहाँ पे और नंबर भी होते, मान लो इसके आगे 3 और होता तो यहाँ 3 का, हाँ तो उसका भी पेयर उतरता। तो 69 नीचे आया। अब 69 नीचे आया, इसको कैसे काटेंगे, यहाँ पर कोई नंबर सोचते हैं, तो 2 सोचा 2, तो नीचे भी 2 था, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, नहीं 44 नहीं कटा। तो हमने क्या लिया 3 3 3 जा 9, क्योंकि यहाँ 9 भी आ रहा है ना, थोड़ा दिमाग भी लगा के देखो, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। 3 3 जा 9 पे कट सकता है, ट्राई मारते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, पूरा का पूरा खत्म हो गया। अगर ये आगे चलता तो हम क्या करते, 3 3 को प्लस करके यहाँ 26 लिखते हैं, कोई और नंबर तो यहाँ लेते प्लस करते, फिर आगे लिखते, हाँ मीटर थ्रेड यहाँ पर हमारा कट गया। एक क्वेश्चन 625 देखते हैं, 25 का होता ही है, तो कैसे ऊपर पेयर बनाया 25 का एक 6 का। अब ये 6 किससे कट सकता है, कम से कम या इसके आसपास आया जा सकता है। तो 1 1 जा तो 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 9 ज़्यादा है, 4 कम है तो 4 ले सकते हैं, तो 2 लिया, 2 2 जा 4, तो इसमें से बचा तो आया 2, पेयर उतरेगा 25, 2 + 2 आया 4। अब यहाँ 25 है तो 5 5 जा 25 होता है, तो ईजी सी बात है। तो 5 यहाँ लगाया, फिर नीचे रखा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 2 2 2 5 आया, 0 कट गया, आंसर आया 25। अगली चीज़ देखो बेटा, अब जो क्वेश्चन एक्चुअली हमने किया था जिसमें 35 था रूट, अब वो रूट 5.9 आया कैसे, एग्जैक्टली नियर बाय बता रहे थे ना। तो 35 लिया, एक किया तो सिंगल ही पेयर बनेगा, इससे काट के देखते हैं। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और
3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, और 6 6 जा 36, 36 तो ज़्यादा हो गया तो 5 लेना पड़ेगा, तो 5 5 जा 25, जो लेते हैं उसी को नीचे लिख के प्लस करते हैं तो हो गया 10। अब यहाँ पर क्या बच के आया मेरा 10, क्या 10, तो भैया 10 तो कट ही नहीं सकता किसी से भी, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसे डेसिमल लगाते थे डिवाइड में, यहाँ भी डेसिमल लगाएंगे। डिवाइड में सिंगल जीरो उतरता था क्योंकि सिंगल डिजिट उतरती, यहाँ पेयर उतरता है तो यहाँ भी बेटा पेयर ही उतरेगा। इसके आसपास पहुँचने के लिए बहुत मल्टीप्लाई करना, 9 से किया तो 911 तक आ पाए, आंसर आया 8900, उतर के आएगा, ऊपर आया 5.9, और भी आगे चलता रहेगा लेकिन एक डेसिमल तक दिखाकर आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप बेटा आपको समझ में आया हो, कुछ और समझना हो तो आप पूछ सकते हो। अब बेटा पढ़ना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या बेटा रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी वेक्टर के टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। क्यों करेंगे भैया टुकड़े टुकड़े, बेटा टुकड़े टुकड़े इसलिए कर देते हैं ताकि हम एक्चुअली उस फोर्स की वजह से आने वाले मूवमेंट को समझ सकें। अब बोला कि भैया कुछ बात पढ़ लेनी पड़ी, आपने क्या बोली, तो बेटा मैं ये बताता हूँ आपको। देखो नॉर्मल सी बात देखो बेटा, जब भी कोई एक फोर्स लगती है, क्या मानो फोर्स लगती है, तो उसकी बेटा वेक्टर की कोई फोर्स, मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। बेटा कई बार एक ऐसा मोशन होता है जिसके अंदर दो दो डायरेक्शन दिखाई देती हैं। कैसे, दो दो डायरेक्शन दिखाई देती है। मान लो ये मेरा पेन है, मैं ऐसे चला रहा हूँ उसको, ऐसे ऐसे क्या, सीधा स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, ठीक, और एक बार ऐसे किया यूं, अब ये ऊपर जा रहा है, आप साइड मोशन हो रहा है, हाँ ये दिखाई दे रहा है, एक मोशन हुआ दोनों तरफ। लेकिन अब मेरा पेन इस डायरेक्शन में, किसमें, इस डायरेक्शन में, अब ये ऐसे जा रहा है रॉकेट की तरह। अब आप बोलोगे ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। ये मान लो तुम यहाँ खड़े होके तुमने एक पत्थर फेंका, क्या फेंका, पत्थर फेंका, आहा, पत्थर ऊंचा भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, ऊंचा भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, मतलब दो दो डायरेक्शन, क्या दो डायरेक्शन। तो अब क्या करें भाई, कहाँ सॉल्व करें। कोई बोलेगा भैया इसका यो निकाल के दिखाओ, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर निकालो, पोजीशन वेक्टर निकालो, तो ये समझ नहीं आ रही भैया, तो दो पोजीशन दिख रही है, ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है। अब क्या करें, तो अब ये करो कि उसको तोड़ लो। क्या करो, तोड़ लो। क्यों, अब वो दो तरह के मोशन दिखा रहा है ना, ये मान लो ये तिरछा जो तीर है ये दो दो मोशन दिखा रहा था, अब ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, तो मैंने इसको ऊपर भी ले लिया, आगे भी ले लिया और ऊपर भी ले लिया। अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, आगे दिखाऊंगा कैसे करते हैं। और हमारा क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को सॉल्व करने से इसकी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आया, तो वही फॉर्मूला पुट करके नहीं बेटा ये थोड़ा अलग सिस्टम है इसका, समझो ऐसे, तभी अलग टॉपिक है ना ये, क्यों है, ठीक। अच्छा देखो बेटा, जो कंपोनेंट होते हैं, ये कंपोनेंट मतलब ये हमने जो तोड़ दिया, रिजॉल्व कर दिया उस वेक्टर को, तोड़ डाला, वो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे से हमेशा 90 का कोण बनाएंगे। ये देखो ना, एक इधर जा रहा है, जरा से मिलाऊं, हाँ मिल गया, तो ये दोनों के बीच में 90 का एंगल बन गया ना, आ गया पाइथागोरस थ्योरम याद। हमेशा एक दूसरे क्या बनाएंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। मान लो बेटा एक बॉक्स खड़ा था, क्या था, एक बॉक्स रखा है, उस बॉक्स पे क्या है, इस तरीके से बेटा एक फोर्स लग रही है, देखो इस डायरेक्शन में, किसमें, इस डायरेक्शन में। अब ये देखो ये डायरेक्शन क्या है, तिरछी डायरेक्शन है, मतलब आगे की तरफ भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो तोड़ दिया इसको मैंने, एक बेटा सामने की तरफ और एक अपवर्ड, दोनों तरफ तोड़ दिया। इसका वैल्यू निकालने का तो यही तरीका है। ये दिक्कत का 10 मीटर पर सेकंड क्या है, क्या दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड दिखा रखा है, मतलब इतने मीटर पर सेकंड, मतलब क्या दिखा रखा है, वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी है ना। अब बेटा याद रखना, जो भी एंगल यहाँ दे रखा है, एंगल फाइंड दे रखा है ना, कितने एंगल पे फोर्स लग रही है, जो भी एंगल बेटा यहाँ दे रखी है, एक तरफ जो यहाँ होगा एंगल नीचे की तरफ हॉरिजन, उसको बेटा क्या लेंगे, कॉस लेंगे, क्या लेंगे, कॉस लेंगे, हमेशा कॉस लेंगे, ठीक। और जो बेटा ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की अपवर्ड, उसको हमेशा साइन लेंगे। किस कुछ भी हो बेटा, तोड़ेंगे रिजल्टेंट तो दो ही तरफ तोड़ेंगे कंपोनेंट्स को, एक होगा कॉस, क्या होगा, नीचे वाला कॉस हॉरिजन वाला, और ऊपर वाला साइन होगा। अब ये बोलोगे tan क्या है, तो बेटा tan का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड, तो 10 तो दे ही रखा है, और ये 30 क्या है, जो एंगल दे रखा हो, ठीक है। ओके बेटा आगे देखो, तो बेटा इसकी ज़रा वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल जो आया, हाँ इसका वैल्यू क्या आएगी, tan cos 30 और ऊपर है tan sin 30। तो ज़रा पुट करके देखते हैं वैल्यू, किसकी वैल्यू, बस cos 30 की वैल्यू तो पुट करनी है, क्या है, √3/2, 2 से गया
10 5 पे, तो आंसर क्या है बेटा हमारा लगभग 8.5 आंसर है हॉरिजॉन का। और बेटा हमारा वर्टिकल का देखें तो sin 30 10 sin 30 हो गया, 30 एंगल दिया हुआ है पहली, और 30 10 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से गया 5 आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। एक एग्जांपल और देख लो, मान लो एक बक्सा है, एक बॉक्स है, उसके ऊपर बेटा फोर्स क्या लगे, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कैसी है, आगे की तरफ भी ले जा रही है और नीचे की तरफ भी लेकर जा रही है। तो हमने इसको तोड़ दिया, दो रिजल्टेंट्स में, एक आगे की तरफ और एक डाउनवर्ड्स। तो बेटा जो साथ में बनता है एंगल, जो हमेशा बेटा एंगल के साथ बनेगा, यहाँ एंगल क्या बन रहा है बेटा 45 बन रहा है डाउन वन, जो बिल्कुल साथ में बनता है एंगल के वो होता है कॉस। क्या होता है, कॉस, ठीक है। और वैल्यू क्या रखी है 100 न्यूटन, तो 100 कॉस एंगल 45। उसके अपोजिट क्या होता है साइन, तो 100 साइन 45 मल्टीप्लाई, तो 100 साइन क्या होता है 1/√2, और बेटा cos 45 1/√2, ये बेटा इसकी वैल्यू आ गई, हो गया बेटा सॉल्व। बेटा में पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जुड़ते कैसे हैं सीख लिए, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं ये सीखने हैं। भाई दो तरह की सीन होते हैं, डॉट और एक क्रॉस। आप बोलोगे अच्छा, हम बोलेंगे हाँ, अब जरा सिखा भी दें बेटा। सबसे पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर स्केलर आ जाए, मतलब कैसा आंसर आ जाए, जो क्या हो, स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो उसे बोलते हैं डॉट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट मतलब साइलेंट कर देता है। हाँ हाँ, शॉक हो जाते हैं सब, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई स्केलर आ गया, शॉक हो गए, डॉट, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो डॉट से ऐसे याद कर लेना स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि बेटा वर्क जब आता है, वर्क क्या इज अ स्केलर क्वांटिटी, और आता कैसे है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स भी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन आया क्या, स्केलर, तो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट एस, ऐसे लिखा जाएगा ये। अब ये क्या है भाई, पावर, पावर क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी, फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। बेटा फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर, वेलोसिटी क्या है, इज अ वेक्टर, लेकिन रिजल्ट क्या आया, इज अ स्केलर, तो क्या है, इज अ स्केलर, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, तो एफ डॉट वी, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। अगला देखो बेटा, अगला है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। भाई डॉट हो गया तो अगला क्रॉस ही था ना, ऊपर दिखाया था। तो इसको क्या बोलते हैं कि भाई दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करूं तो वेक्टर ही मिल जाए, दो वेक्टर की, हाँ नॉर्मल सिंगल सिंगल, तो बेटा जो सिंपल काम होगा तो सिंपल मल्टीप्लाई वाला, इसमें क्या लगेगा, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं हुई, दो चीजें एक जैसी, आंसर भी एक जैसा आया, तो इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि टॉर्क, इसको टाउ बोलते हैं, या मैं तो ताऊ बोलता था इसे। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू रेडियल डिस्प्लेसमेंट या रेडियस, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, ठीक। अगला एंगुलर मोमेंटम निकालें तो वो भी क्या होता है, रेडिया लीनियर मोमेंटम बटे में ये क्या है, परपेंडिकुलर मोमेंटम, तो वही रेडियल मोमेंटम। अगला, हाँ बेटा अब एक चीज याद रखना, डॉट प्रोडक्ट को मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, जैसे ए डॉट बी को मैं बी डॉट ए लिख सकता हूँ, लेकिन ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकता। अगर लिखूंगा तो नेगेटिव करना पड़ेगा बेटा, इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। अगला देखो बेटा, स्केलर प्रोडक्ट के रूल्स क्या है, ये देखो बेटा, ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और इसका रूल क्या है ये देख लेते हैं बेटा। तो स्केलर प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है, जब पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट कैसे होते हैं, दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, डायरेक्शन चाहे अलग हो सकती है लेकिन कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है, पैरेलल होंगे। तो बेटा यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर जो बेटा इनका फॉर्मूला लगता है वो लगता है ए बी, ए डॉट बी कॉस थीटा, और स्केलर प्रोडक्ट का मतलब पता है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए डॉट लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो ए डॉट बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल, और भैया एंगल बनेगा क्या है, हमेशा जीरो बनेगा, क्या बनेगा, हमेशा जीरो ही बनेगा, ठीक है। एक चीज याद रखना बेटा, अगर आई कैप इंटू आई कैप हो जाए, मतलब आई कैप डॉट आई कैप हो तो 1 आंसर आता है, क्या आंसर आता है 1, जे डॉट जे हो तो 1, और के डॉट के हो तो भी 1 ही आंसर आएगा। क्रॉस की बात आगे करेंगे, ठीक है, अभी हम यही कर रहे हैं। सबका सब वैल्यू क्या होती है भाई, जीरो के बराबर, मैंने खुद ही बता दिया क्यों होती है भाई, आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा एग्जाम्पल देखो जरा,
ए और बी, ये क्या दे रखे हैं, दो वेक्टर दे रखे हैं, इनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है बेटा, क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। ऊपर अगर ये बात समझ ना आई हो तो कोई बात नहीं, नीचे समझ लो, काम बेड़ा पार हो जाएगा आपका, यही आता है करने को अल्टीमेट। ठीक, तो देखो कैसे करते हैं बेटा, कुछ नहीं करते, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बीच में प्लस प्लस लगा देते हैं। ठीक, सबसे पहले आई क्या है 2 और 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 कर दिया, और आई मल्टीप्लाई आई कर दिया। जैसे प्लस करते हैं वहाँ पे ऐसे नहीं बेटा ये हाँ, अब प्लस लगाया बीच में। ठीक, तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो गया, -3, और जे मल्टीप्लाई जे हो गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 हो गया, के मल्टीप्लाई के हो गया। भाई आई इंटू आई, या आई डॉट आई क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो आई डॉट आई क्या होगा 1, जे डॉट जेड क्या होगा 1, के डॉट के क्या होगा 1, तो इनकी जगह सब जगह 1 लगा दो, तो मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3 -3 -9, 4 इंटू 2 8, ठीक है, हो गया 10, माइनस का 9 प्लस का 8, आंसर आया 9। तो ए डॉट बी क्या आया 9। इतना अगर आपके समझ में आ गया तो बेटा आपका क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया, स्केलर प्रोडक्ट खत्म हो गया। ओके। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास आता है, ये है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। तो बेटा ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा वो हमारा ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। हाँ, मतलब दोनों कंपोनेंट जो भी बेटा हम अपने वेक्टर को तोड़ेंगे, तो जो बेटा ये हमारे कंपोनेंट होंगे तो हमेशा कैसे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। हमेशा कैसा एंगल बनाएंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। ठीक है, हाँ। तो बेटा इनका क्या होता है, ए क्रॉस बी हमेशा किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा के बराबर, मतलब साइन 90 के बराबर। और साइन 90 क्या होता है जी, एंगल क्या होता है साइन 90, साइन 90 हो गया ना काम खराब। बेटा देखो, जब तो टेबल याद करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उसके अंदर बेटा एंगल से याद करते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। 45 तो बेटा ये बताओ साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 0 होता है, और बेटा साइन 90 1 होता है। ठीक है, अगला देखो बेटा, यहाँ पे इतना लंबा पॉज ले लिया, मतलब 10th में मेहनत करनी कम कर दी, कोई बात नहीं, भूलने का नहीं। अगला देखो, अगर बेटा यहाँ पर हम आई को जे से क्रॉस कर देंगे, आई को तो बेटा हमारे पास आएगा नेक्स्ट जो हमारे इन दोनों के बीच में नहीं है, के, और जे को के साथ कर देंगे तो वो आएगा जो इन दोनों के साथ नहीं है, आई, और के और आई को कर देंगे तो वो आएगा जो इनके साथ नहीं है, बात खत्म। और अगर इसको ठीक उल्टा कर दें, क्या कर दें, इसका उल्टा कर दें, जैसे आई क्रॉस जे था तो जे क्रॉस आई कर दूं तो आएगा तो के, लेकिन आएगा माइनस का। इसी तरीके से आगे है। और बेटा आई इंटू आई करने पे हमेशा 0 आएगा, हाँ, आई और जे क्रॉस जे करने पे 0, और के क्रॉस के करने पे 0 आएगा। ठीक है, ये होता क्या है भाई, क्लॉकवाइज जोड़ दो, क्लॉकवाइज जोड़ दो तो ये पॉजिटिव, और एंटी क्लॉक जोड़ दो तो क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल बेटा, क्योंकि बेटा लास्ट में अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई बोल रहा है भैया क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाओ, और 2 वेक्टर दे रखे हैं। डॉट प्रोडक्ट तो बहुत आसान है बेटा, आई वाले को ऐसे करते हैं, जे वाले को जे से, और के वाले को कैसे, मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का काम नहीं होता, यहाँ पर बेटा इस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी वेक्टर दे रखे हैं उन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे, बराबर एक बड़ा ब्रैकेट डालेंगे, और ऊपर लिखेंगे आई, फिर जे, और फिर के, और फिर इनके साथ बेटा जो नंबर मल्टीप्लाई में हैं उनको बारी बारी लिखते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है 2, और इसके अंदर क्या है आई के साथ 3, तो 3, यहाँ पर 3 और 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 और -2। ठीक, अब क्या करेंगे, अब बेटा ये करेंगे कि सबसे पहले एक प्लस लगाएंगे और आई के साथ एक ब्रैकेट बना लेना, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर एक ब्रैकेट और साथ में के, बात यहीं खत्म हो गई। ठीक है बेटा, एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर ये होता है कि अगर जब आई की वैल्यू निकालनी हो, इस ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू भरनी है ना, तो आई रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, तो आई की वैल्यू निकाले तो आई को हम छुपा लेते हैं, और इन दोनों नंबरों के बीच में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 2 होगा और 6 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा दिया जाएगा। हाँ, और अगर जे की पूछे तो जे को ही छुपा लेना, और फिर 2 और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 और 4 की, और उन दोनों के बीच में
माइनस, के की पूछे तो के को छुपा लेना, और 2 और 6 की मल्टीप्लाई, और 3, हाँ, और इन दोनों की बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में नेगेटिव का साइन लगा देना। यही मैं आगे करने वाला हूँ इसमें। तो बेटा यही मैंने जब आई की वैल्यू निकालनी थी, आई को छुपा दिया, इनको लिखकर मैंने दिखाया कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपस में क्या किया, माइनस किया। ठीक है, तो आंसर क्या है, 3 2 6, 4 4 6 24, और यह आंसर मेरा आएगा, क्या आएगा बेटा, 6 में से 18 आएगा, माइनस का 18 आएगा। ठीक, अगर अब मेरे को जे निकालना तो मैंने जे को छुपा दिया, यहाँ पे गायब भी कर दिया, तो ये बचा। आप बेटा आई और के की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, आपस में क्या होगा, माइनस होगा, और के निकालना होगा तो के को छुपा देना इन, हाँ, और जो वैल्यू आएगी बेटा उसको लास्ट में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बेटा एक लंबा प्रोसेस है, क्या है, एक लंबा प्रोसेस है। मैं आपको बेटा इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूँ, इतनी भी शॉर्ट नहीं है लेकिन इतनी शॉर्ट तो है कि इतना टाइम तो बच ही जाएगा, ये बेटा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ, देखो मान लो एक वेक्टर दे रखा है पर ए, ध्यान से देखना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, भागना मत, एंड तक आ गए हो तो। 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है आपको 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, ये दिया होगा। ठीक, अब आप क्या करते हैं, आप बेटा ये करते कि जे आई जे के लिखते, बड़ा बड़ा ब्रैकेट बनाते, ये सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। बस ये देख लो बेटा क्या क्या नंबर्स आगे मल्टीप्लाई हैं। ठीक है, क्या क्या नंबर आगे मल्टीप्लाई है। ठीक, तो लिख दो 1 5 और 2, और नीचे क्या है 2 1 और 1 है। ठीक, इसी को एक एक बार रिपीट करके और लिख दो, 1 5 2 को एक बार और लिख दो, 1 5 2, अब इसको भी एक बार और रिपीट करके लिख दो, 1 2 1 1। ठीक हो गया। अब ये लास्ट वाला नंबर और ये शुरू वाला नंबर क्या कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, भूल जाओ, इन्हें उतार लो प्यार से। तो हो गया 5 और 1 2 और 1। ठीक है, 1 और 2 5 और 1। ठीक, यहाँ पर लिखो आई, यहाँ पर लिखो जे, और यहाँ पर लिखो के। अब वहाँ पे कितना कुछ याद करना था कि पहले प्लस करो फिर माइनस करो फिर प्लस करो, इतना कुछ भी मत करना, बस कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है इसका। क्या, बस इस आई के लिए इसमें, और जे के लिए फिर ये पेयर बनाना, और के लिए फिर ये लास्ट के पेयर बनाना। बना कर दिखाता हूँ। आई के लिए क्या करोगे, ये जो शुरू के दो हैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 बन जा 5, बीच में माइनस 1 2 जा 2, ब्रैकेट बनाओ, आई लिख दो, प्लस जे के लिए क्या हो गया, अब जे के लिए ये हो गए नीचे वाले जो जिनके बीच में है जे, तो क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 4, माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 क्या है जे कैप, प्लस ये लगाओ 2 मल्टीप्लाई 5 है ना, ये सॉरी 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 1, 2 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया -10। ठीक है, ये क्या हो गया के कैप। सॉल्व कर लो, 5 में से 2 गया 3 आई, प्लस 4 में से 1 गया 3 जे कैप, और 10 1 में से 1 में से 10 गया माइनस, तो -9, तो -9 के कैप। बस बेटा हो गया, आंसर आ गया, कुछ नहीं करना, इतने में ही बेटा आपका क्या आया, आंसर आ गया।